हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज इस क्लास में हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का थ्योरी क्लास देखने वाले हैं और चैप्टर हमारा कौन सा है, ट्रांसफार्मर यानी कि परिणाम मित्र। दोस्तों, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में ऐसा देखने को मिला है। तो ये चैप्टर जो है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, चैप्टर जो है थोड़ा सा इजी भी है, आसान भी है और समझने लायक भी है और आपके 4 से 5 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अभी तक आपने यदि कहीं भी क्लास नहीं की है तो ये चैप्टर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और इसको आप बड़ी ध्यान से देखिए। हम आपको एक एक चीज़ यहाँ पे बताई जाएंगी, वो सभी आप एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगे। आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं दोस्तों, इस वीडियो को आप देखिए, इसके बाद आपको खुद पता चल पाएगा कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आपको क्या समझ में नहीं आता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप वीडियो को बड़ी ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देख लीजिए। यानी कि थर्मामीटर जो ट्रांसफार्मर आ चुका है दोस्तों यहाँ पे आपके पास से। देखिए, ट्रांसफार्मर आखिर होता क्या है। पहली बात यदि हम बात करें कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक युक्ति होती है। ठीक है, यानी एक मशीन होता है और दोस्तों ये मशीन जो होती है ना, एक स्थैतिक युक्ति होती है, यानी कि जो है ये स्थिर होता है। इसमें किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं होता है, यानी कि आप इसे एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें अपने आप किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं होता है, जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। यानी कि दोस्तों ये क्या करता है ना, एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत धारा को क्या करता है, तो स्थानांतरित करता है, यानी कि ट्रांसफर करता है। और दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो एसी पर काम करता है। ठीक है, यानी कि एसी को क्या करता है, ये एसी को एसी में चेंज करता है और उसको क्या करता है ये, और मतलब इसके वोल्टेज को कम करता है और ज़्यादा करता है। ठीक है, ये काम किसका होता है, ट्रांसफार्मर का काम होता है। ये जो एसी को डीसी में चेंज नहीं करता है दोस्तों। बहुत सारे जो मतलब स्टूडेंट होते हैं उसके मन में ये रहते हैं कि एसी को डीसी में चेंज करता है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये दोस्तों एसी को एसी में चेंज करता है, बस इसके वोल्टेज को हाई और लो करता है। कौन, ट्रांसफार्मर करता है। ठीक है, और ये क्या होती है, तो एक मतलब स्थैतिक युक्ति होती है, ये मूवेबल नहीं होती, यानी कि इसमें कोई गति नहीं होती है। ठीक है, और इसे ही क्या करते हैं हम लोग, परिणाम मित्र के नाम से जानते हैं। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, जब किसी प्रकार की गति नहीं होगी ना, तो इसकी घर्षण जो होगी हानि, वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो आपके एग्जाम बनते हैं कि जो ट्रांसफार्मर घर्षण हानि होती है क्या होती है, वो शून्य हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, जब किसी भी चीज़ का घर्षण हानि शून्य हो जाएगा ना, तो उसकी दक्षता कितनी हो जाती है, तो वो हाई उच्च हो जाती है। यानी कि जब भी किसी युक्ति की आप यदि युक्ति की बात करें, यदि कोई मशीन की बात करें जिसकी हानि शून्य होगी, तो उसकी दक्षता क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि उच्च हो जाएगी। तो ये बात पहली हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, उसमें जो पार्ट्स लगे होते हैं उस पार्ट्स को हम लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला जो पार्ट दोस्तों इसमें लगा हुआ है वो कौन सा होता है, कंजर्वेटर टैंक। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, हम आपको अच्छी तरह से यहाँ पर बता देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा जो टैंक लगा होता है, ये इसका नाम क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक लगा होता है। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संरक्षक टैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, संरक्षक संरक्षक टैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं संरक्षक टैंक और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, कंजर्वेटर टैंक। दोस्तों ये क्या होता है, एक बेलनाकार टाइप का होता है। आप यहाँ देख रहे हैं इसका आकार कैसा है, बेलनाकार है ना। ये एक बेलनाकार टाइप जो होती है, एक टैंक होती है। ये किसका बना होता है यदि आपसे पूछा जाए, तो ये मृदु स्टील का बना होता है। जो मृदु स्टील होती है इसका बना होता है, कौन सा, ये वाला कौन सा, कंजर्वेटर टैंक बना होता है। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, इसमें जो तेल भरा होता है और वो तेल जो भरा होता है वो बिल्कुल आधा भरा होता है, यानी कि इसमें पूरा फुल तेल हम भर नहीं भरते हैं, इसमें आधा तेल ही हम भरते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा इसमें क्या होती है ना, इस टैंक में जो होती है एक ऑयल गेज मीटर लगी होती है। आप देख लीजिए, है लगा हुआ। ये इससे क्या होता है, एक ऑयल गेज जो होती है मेज, यानी कि मापने के लिए कि तेल कितनी भरी है कितनी नहीं भरी है, उसके लिए दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, एक जो है ऑयल लेवल गेज मीटर यहाँ पे लगा देते हैं, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और इस टैंक के साथ क्या होता है, ब्रीदर भी लगा होता है, जो नीचे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, तो कंजर्वेटर टैंक की। तो कंजर्वेटर टैंक से आपको क्या सीखने को मिला है कि ये जो है इसकी आकृति किस प्रकार होती है, तो इसकी आकृति होती है बेलनाकार प्रकार की।
दूसरी बात दोस्तों, यहाँ जो इसकी ये क्या होती है, तो किसकी बनी होती है, तो ये मृदु स्टील की बनी होती है। इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये क्या होती है, आधा भरी होती है, ठीक है, यानी कि इसमें फुल हम तेल नहीं भर सकते हैं। और ये तेल के संकुचन व फैलाव में सहायक होती है, यानी कि तेल को कम करना और फैलाने में कौन सहायक होती है, तो हमारा यही संरक्षक टैंक यानी कि कंजर्वेटर टैंक जो होती है वो सहायक होती है। तो दोस्तों ये बातें हो गई कंजर्वेटर टैंक की। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे, ठीक है। देखिए दूसरा जो पार्ट दोस्तों यहाँ पे है, ये भी आपको बताए थे, यहाँ पे जो ऑयल गेज मीटर लगा हुआ है, ठीक है। दोस्तों दूसरा बात क्या है हमारे पास, तो ये है बुशिंग, ठीक है। दोस्तों बुशिंग क्या होता है ना, बुशिंग की हम बात कर लेते हैं। तो बुशिंग दोस्तों क्या होता है, ट्रांसफार्मर में सप्लाई वोल्टेज का इनपुट प्रदान करने के लिए लो वोल्टेज आउटपुट प्रदान करता है, कौन सा, बुशिंग, ठीक है। दोस्तों ये जो बुशिंग होता है ना, किसका बना होता है, जैसे ऐसे प्रश्न करें कि बुशिंग किसका बना होता है, तो आपको पोर्सलिन का बना होता है, किसका, तो बुशिंग जो होता है वो पोर्सलिन नामक पदार्थ का बना होता है। इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बुशिंग किसका बना होता है, तो आपको बताना होगा दोस्तों, जो बुशिंग होती है वो आपका पोर्सलिन का बना होता है। और दोस्तों पोर्सलिन क्या होता है, एक चीनी मिट्टी होता है, और ये क्या होता है, कुचालक होता है, क्या होता है, कुचालक होता है। आप लोगों ने इसे जरूर देखा होगा, जो मतलब चॉकलेटी कलर का होता है ना ये, आप तो इन ट्रांसफॉर्मर देखा होगा, तो जरूर देखा होगा इसको, ये चॉकलेटी कलर का होता है, चीनी मिट्टी का बना होता है। और इसको हम लोग जिसको क्या नाम है, तो पोर्सलिन के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। तो इसे बिल्कुल ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों ये क्या होती है, कुचालक होती है, ठीक है, मतलब कुचालक होती है, इसमें जो है ना बिजली आर पार नहीं जाती है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दोस्तों एक बात और समझिए यहाँ पे, जो बूस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक छोटा बूस्टर होता है, एक बड़ा बूस्टर होता है। तो जो दोस्तों जो उच्च वोल्टेज के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यानी हाई वोल्टेज के लिए हम लोग बड़े बूस्टर का प्रयोग करते हैं। जो बड़ा बूस्टर लगा होता है यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, तो बड़ा बूस्टर के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि हाई वोल्टेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े बूस्टर का प्रयोग करते हैं। और जो लो वोल्टेज होती है, लो वोल्टेज के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, छोटे बुशिंग का प्रयोग करते हैं, सॉरी बुशिंग का प्रयोग, हम बूस्टर बोल दिए थे, गलत बोल दिए थे, उसके लिए सॉरी। देखिए लो वोल्टेज के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, छोटे बुशिंग का प्रयोग करते हैं। और हाई वोल्टेज के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, बड़े बुशिंग का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। दोस्तों बुशिंग के बारे में आपको क्या बताया, बुशिंग जो किसका बना होता है, तो पोर्सलिन का बना होता है, जो एक चीनी मिट्टी होता है, और ये क्या होता है, कुचालक होते हैं, ठीक है। इसे भी बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। और हाई वोल्टेज के लिए दोस्तों हम बुशिंग का आकार क्या करते हैं, हम बड़ा लेते हैं, और जो निम्न वोल्टेज के लिए क्या होती है, बुशिंग का आकार छोटा होता है। दोस्तों बुशिंग से एक बात और ध्यान में रखिएगा, जैसे कि आपको बता दें, जैसे 33 किलो वोल्ट है ना, 33 किलो वोल्ट से अधिक वोल्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो 33 किलो वोल्ट से अधिक वोल्ट के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, तो तेल बुशिंग का प्रयोग करेंगे, किसका, तेल बुशिंग का प्रयोग करेंगे। और 33 किलो वोल्ट से कम यदि रहेगा तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, ठोस बुशिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसे भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट क्या है, तो बुशिंग से संबंधित है, जो आपको हमने बता दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है और हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे टैप चेंजर है। दोस्तों आपको बता दें टैप चेंजर क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे टैप चेंजर जो होता है ना, ये आपका ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर, ये क्या होती है, द्वितीयक बाइंडिंग अलग अलग बिंदु पर टैपिंग की जाती है, यानी कि टैप करने का काम होती है, कौन सी होती है, टैप चेंजर का काम होता है टैपिंग करना। दोस्तों टैप चेंजर होती है वो हस्त चालित होती है, यानी कि इसे हम हाथ से चलाते हैं, इसको टैप चेंजर को। दोस्तों इसका काम क्या होता है ना, इसका काम ये होता है कि आउटपुट वोल्टेज होती है, आउटपुट वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम करता है, कौन, ये मतलब कौन, वन वे टैप चेंजर करता है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम कौन करेगा, ये टैप चेंजर करेगा। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। दोस्तों इसके नीचे लगा होता है टैप चेंजर ऑयल लेवल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, यह मुख्य टैंक में लगा होता है, जो मुख्य टैंक आप देख पा रहे हो ना, इसी मुख्य टैंक में लगा होता है। और ये टैंक का जो ताप होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर ये अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अब देख लेते हैं कौन सा पार्ट हमारा बच जा रहा है यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ एक और कौन सा सिलिका जेल होता है, कौन सा सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल के बारे में हम उससे बात कर लेते हैं। ये जो है मतलब ट्रांसफार्मर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो सिलिका जेल दोस्तों क्या होता है आपको बता दें। सिलिका जेल जो होता है दोस्तों, ये जो होती है ना एक प्रकार की क्या होता है ना, एक युक्ति होती है। जो इसका रंग कैसा होता है, आपसे पूछा जाए कि इसका रंग कैसा होता है, तो सिलिका जेल का रंग कैसा होता है दोस्तों, वो क्या होता है, नीला रंग का होता है, क्या, ब्लू रंग का, यानी कि नीला रंग का होता है, ठीक है।
और दूसरा इसका काम क्या होता है ना सिलिका जेल का, ये इसका काम ये होता है दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर में नमी होती है, जो मॉइस्चराइजर होती है, वो नमी को सोखने का काम करता है कौन, सिलिका जेल करता है। तो नमी का सोखने का काम कौन करेगा, तो सिलिका जेल करेगा। इसका रंग कैसा होगा दोस्तों, तो वो नीला कलर का होगा। दोस्तों सिलिका जेल को हम पुनः प्राप्त मतलब इसका यूज कर सकते हैं, यदि फिर से यूज करना होगा तो पुनः इसका हम यूज कर सकते हैं। तो इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हो गई ट्रांसफार्मर की प्रकार के बारे में, मतलब ट्रांसफार्मर के कितने जो पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स को हमने देख लिया है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो आपको बताना होगा दोस्तों कि ट्रांसफार्मर जो है आपके पारस्परिक प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन या अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों ये जो वन लाइनर प्रश्न है आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं ऐसे कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो आपको बताना होगा म्यूचुअल इंडक्शन या अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की बाइंडिंग स्थापित की जाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ट्रांसफार्मर में कितनी बाइंडिंग होती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, वो भी आपको हम बता देते हैं यहाँ पे। देखिए पहला होता है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग एसी करंट सोर्स यहाँ पे होता है दोस्तों, और यहाँ पे क्या होता है लोड होता है। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होती है ना, वो करंट मतलब धारा इसमें जुड़ा होता है, और दूसरा में क्या होता है जो सेकेंडरी होती है उसमें लोड यानी कि स्रोत जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसे बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। तो इसे आप यदि ध्यान में रखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपका जो है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है। प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें तो दोस्तों जिस वाइंडिंग की विद्युत सप्लाई में संयोजित कर दिया जाता है, यानी कि आपको हम बताया ना जिसमें धारा होगी यानी कि विद्युत सप्लाई से मतलब प्रवाहित होगी, वह क्या होगी, प्राथमिक वाइंडिंग होगी यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी। और दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, जिस वाइंडिंग को भार में संयोजित किया जाता है यानी लोड में संयोजित किया जाता है, वे क्या होते हैं, द्वितीयक वाइंडिंग यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम आपको बता चुके हैं ये वाला चीज़। देखिए दोस्तों अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल के बारे में, यानी कि ईएमएफ के बारे में बता दें आपको। तो ट्रांसफार्मर का जो विद्युत वाहक बल होती है ना, ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो मतलब सूत्र ये जो होता है वैल्यू ई बराबर कितना होता है, तो 4.445 Fn हो दोस्तों। ये क्या होती है, ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल होता है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्राथमिक वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल जो होती है वो क्या होती है, प्राथमिक वाइंडिंग में ये है ना प्राइमरी, तो 4.445 MFNP। यहाँ पे बस क्या होगा, प्राथमिक उसे जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका प्राथमिक विद्युत वाहक बल का मान जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए द्वितीयक वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें सिर्फ आपको क्या करना है ना, जहाँ पे प्राइमरी लगा हुआ था वहाँ पे आप सेकेंडरी कर देंगे, यानी कि सेकेंडरी मतलब द्वितीय कर देंगे। देखिए यहाँ पे ई एस बराबर कितना था, 4.445 MFN ये तो क्या है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल है। तो इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे, तो ये सभी जो आप दोस्तों एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं यहाँ से, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 5M क्या होती है, अधिकतम फ्लक्स होती है, और F आवृत्ति दे रखी है, और N है लगाए गए टर्नों की संख्या जो होती है दोस्तों वे दे रखा है यहाँ पे। तो आपको बिल्कुल समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर अनुपात यानी कि ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर अनुपात यानी कि ट्रांसफार्मर रेशियो की। देखिए ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग तथा प्राइमरी वाइंडिंगों में टर्नों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफर अनुपात कहते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर अनुपात क्या होता है, जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है ना, तो द्वितीयक वाइंडिंग बट प्राथमिक, देखिए द्वितीयक वाइंडिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई बराबर दे रखा है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप देख लीजिए। तो ई बराबर ई एस बटा ई पी होगा ना, कि सेकेंडरी वाइंडिंग होगा नहीं बराबर। तो द्वितीयक वाइंडिंग और प्राथमिक वाइंडिंग अनुपात को क्या बोलेंगे हम लोग, तो ट्रांसफार्मर की क्या करेंगे, रेशियो बोल देंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये क्या होती है, ट्रांसफार्मर रेशियो होती है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम बनते हैं आपके। दोस्तों हम जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं उस पर हम आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो जितने भी टॉपिक है ना न्यूमेरिकल के, उन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे ट्रांसफार्मर का, ठीक है। जिसमें आपका जो ट्रांसफार्मर अनुपात भी आपसे प्रश्न बनेगा, तो उसका भी हम लेकर आएंगे वीडियो, उसका भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो सभी क्वेश्चन को हम अच्छे से आपको करवाएंगे। तो ट्रांसफार्मर चैप्टर जो ना आपकी जुबान पर होगा, इतना हम कहेंगे कि जितने प्रश्न से बनेगा ना उन सभी प्रश्नों को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। दोस्तों जितनी वीडियो हमारे अभी आ रही है ना, आप सभी को अच्छे से देखते रहिए और इसको अच्छे से याद करते चलिए, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों एक होता है कि आदर्श ट्रांसफार्मर यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, आपको बता दें। जिस ट्रांसफार्मर की इनपुट पावर आउटपुट पावर के समान होती है ना, वो क्या होती है, आदर्श ट्रांसफार्मर होती है। यानी कि इनपुट और आउटपुट पावर क्या होगी, बिल्कुल समान हो जाएगी, सेम सेम हो जाएगी। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर क्या बोलेंगे हम लोग, आदर्श ट्रांसफार्मर के नाम से जानेंगे, ठीक है।
दोस्तों आप देख लीजिए है जो 3 फेज ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का संयोजन क्या है। यहाँ दोस्तों जो कुछ संयोजन दे रखे हैं, इसके अलावा हम कुछ आपको बताएंगे ऊपर से, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं दे रहा है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जिसके दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ दोस्तों पहला हमारा कौन सा स्टार टू स्टार संयोजन, दूसरा कौन सा स्टार टू डेल्टा संयोजन, तीसरा आपके पास है कि डेल्टा टू स्टार संयोजन, चौथा आपके पास डेल्टा टू डेल्टा संयोजन, पांचवा आपके पास है डेल्टा संयोजित टर्सरी वाइंडिंग, और छठा स्कॉट या टीटी संयोजन। दोस्तों इसके अलावा एक होता है कौन सा हमारा वीवी संयोजन, ठीक है, भी संयोजन होता है, ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो एक और होता है दोस्तों वो हमारा कौन सा होता है स्टार इंटरस्टार। यदि आपने इसको नहीं सुना है ना तो आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे स्टार इन स्टार संयोजन। यदि आपको नहीं पता है दोस्तों तो ये सब जान लीजिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके। तो देखिए इन सभी के अलावा, इन सभी को आपको जानते ही होंगे, इन सभी के अलावा एक होता है वीवी संयोजन, और जो अलग एक और होता है वो स्टार इन स्टार संयोजन होता है, यानी कि डेल्टा इन स्टार संयोजन इसे बोल सकते हैं, या स्टार इन स्टार संयोजन भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सभी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बारी बारी से इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पहला हमारा कौन सा स्टार टू स्टार संयोजन। दोस्तों इसमें क्या होता है ना, इसका आप काम याद रखिए, इसमें क्या क्या होता है, बस वही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार टू स्टार संयोजन में क्या होता है, इसका उपयोग उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में उपयोग करते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि स्टार टू स्टार संयोजन जो वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की 3 फेज वाली, उसमें क्या होता है, इसका उपयोग किस में करते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं वो उच्च वोल्टेज यानी कि हाई वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका, तो स्टार टू स्टार संयोजन का। अगला दोस्तों हम देख लेते हैं स्टार टू डेल्टा संयोजन। तो इसका उपयोग इसमें करते हैं वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर में किया जाता है, यानी कि स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा दोस्तों स्टार टू डेल्टा का संयोजन का इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि डेल्टा टू स्टार संयोजन। दोस्तों डेल्टा टू स्टार संयोजन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये इसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका उपयोग वोल्टेज स्टेप डाउन और स्टेप के लिए इसका उपयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो डेल्टा टू स्टार संयोजन है ना, इसका उपयोग हम किस में करते हैं, तो इसका उपयोग वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए करते हैं, और स्टेप अप के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डेल्टा टू डेल्टा, और जो है स्टेप डाउन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो डेल्टा टू स्टार का प्रयोग करते हैं। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों हमारा है कि डेल्टा टू डेल्टा, इसमें क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, इसका उपयोग निम्न वोल्टेज एवं उच्च शक्ति के वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि निम्न वोल्टेज वाले एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में किसका प्रयोग करते हैं, तो डेल्टा टू डेल्टा का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे इस चीज़ों को। अगला हमारा डेल्टा संयोजित टर्सरी वाइंडिंग। दोस्तों टर्सरी वाइंडिंग क्या होती है यहाँ पे, दोस्तों ये क्या होता है, तृतीयक वाइंडिंग भी इसे हम बोल सकते हैं। इसका उपयोग न्यूट्रल बिंदु को स्थिर रखने के लिए करते हैं। दोस्तों जो हमारा तृतीय यानी कि टर्सरी संयोजन होते हैं ना, इसका प्रयोग यही होता है कि न्यूट्रल बिंदु को स्थिर प्रदान करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन क्या, ये क्या होगा, सही हमारा हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा एक स्कोर तथा टीटी संयोजन। स्कोर तथा टीटी संयोजन क्या होता है, इसका उपयोग जो होता है दोस्तों वो 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो वो किसके द्वारा करते हैं दोस्तों, तो वो आपका होता है स्कॉट अथवा टीटी संयोजन के द्वारा इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसे बिल्कुल ध्यान में आप लोग रखेंगे, ठीक है। दोस्तों एक और हम बताए थे आपको वीवी संयोजन, बताए थे ना, जो इसमें आपको नहीं दे रखा है। दोस्तों वीवी संयोजन क्या होता है आपको बता दें। वीवी संयोजन दोस्तों क्या होता है ना, दोस्तों वीवी संयोजन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ओपन डेल्टा संयोजन में, ठीक है। मतलब इसका नाम क्या है ना, ओपन डेल्टा संयोजन इसका दूसरा नाम है। यदि आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि वीवी संयोजन का अन्य नाम क्या है दोस्तों, तो आपको बताना होगा ओपन डेल्टा संयोजन है, ठीक है। दोस्तों इसका काम ये होता है ना, 3 फेज में से एक फेज खराब होने पर इसका उपयोग कर लिया जाता है। यानी कि यदि आपका 3 फेज होगा, यदि 3 फेज में से कोई एक फेज खराब हो जाएगा ना, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, वीवी संयोजन का इस्तेमाल हम लोग इसमें कर सकते हैं। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों इसका और काम क्या होता है, तो ये निम्न विभव व निम्न शक्ति पर काम करता है, ठीक है। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें निम्न विभव व निम्न शक्ति हो, यानी कि निम्न विभव और निम्न शक्ति हो, कौन सा, निम्न विभव और निम्न शक्ति हो, तो ऐसे ट्रांसफार्मर में किसका प्रयोग कर देंगे दोस्तों, तो मतलब वीवी संयोजन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक और हम आपको बता देते हैं, एक होता है स्टार इन स्टार संयोजन। क्या होता है, स्टार इन स्टार संयोजन, ये इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, देखिए दोस्तों स्टार इन स्टार संयोजन होते हैं,
सदैव जो होती है ये द्वितीयक बाइंडिंग में होता है। ये जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है ना, उसमें क्या होती है, स्टार इन स्टार संयोजन होती है। कौन सी? द्वितीयक बाइंडिंग में। इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो ये सभी क्या हो गए यहाँ पे, तो ये हो गया स्टार इन स्टार संयोजन। दोस्तों इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं पथरीले स्थान पर, जहाँ पर पत्थर से लगे होते हैं ना ज़्यादा, तो पथरीले स्थान पर अर्थिंग करना कठिन हो जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे, जो अर्थिंग हम लोग करते हैं यानी कि अर्थ में जो लगाते हैं, तो पथरीले जगह पर पत्थर रहता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर अर्थिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो अर्थिंग वाले जगह पर जो मतलब पथरीले स्थान पर जो अर्थिंग लगाते हैं दोस्तों, वहाँ पे कठिन हो जाता है, तो वहाँ पे इसका हम लोग उपयोग करते हैं स्टार इन स्टार संयोजन का। तो इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं अगले। तो ट्रांसफार्मर की समानता की शर्तें क्या होती है? पहला आपके पास है समान फेज क्रम यानी कि अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। दूसरा है समान वोल्टेज अनुपात। तीसरा आपके पास है समान ध्रुवता अनिवार्य होनी चाहिए। और समान प्रति इकाई प्रतिबाधा इम्पीडेंस होना चाहिए। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? तो ट्रांसफार्मर के समांतर की शर्तें ये सभी हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टता नियमन। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो वोल्टता नियम होता है इसको हम देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टेज रेगुलेशन इन ट्रांसफार्मर भार अवस्था से पूर्ण भार अवस्था तक हुए वोल्टेज परिवर्तन एवं पूर्ण भार वोल्टता के अनुपात को वोल्टेज नियमन कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जो वोल्टेज नियमन होता है ना, वो क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, VR% बराबर क्या होता है, VNL माइनस VFL बटा VFL गुना 100। दोस्तों VNL क्या होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शून्य भार वोल्टता क्या बोलते हैं, VNL, यानी कि एल मतलब क्या हुआ दोस्तों, एल मतलब नो, एल मतलब क्या हुआ, लोड। जहाँ पे लोड नहीं हो, नो लोड हो, उसे क्या बोलेंगे, शून्य भार बोलेंगे ना। उसी प्रकार से FL है, तो F मतलब क्या हुआ, फुल लोड, जहाँ पे पूरा फुल हो। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, मतलब ये सभी बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद होना चाहिए। एफ एन फुल लोड हो गया, तो एन एल मतलब क्या होता है, नो लोड। एफ एल मतलब फुल लोड। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है ना कि फुल नो लोड में से फुल लोड को माइनस करेंगे, बटे फुल लोड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो आपका जो है दोस्तों ट्रांसफार्मर की वोल्टता नियमन जो है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है कि ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा पूर्ण भार धारा से 3 से 5% तक होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा जो होती है वो पूर्ण धारा की कितनी परसेंट होती है, तो 3 से 5% होती है। इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अब ट्रांसफार्मर की हानियों के बारे में। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर में कितने लॉसेस होती हैं, उन सभी लॉसेस को हम यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों पहला कौन सा हमारा है, लो क्षति, यानी कि आयरन लॉस बोल सकते हैं। ठीक है, आयरन लॉस बोल सकते हैं इंग्लिश में, आयरन लॉस यानी कि लो क्षति, यानी कि लोहा की क्षति। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर की कोर के पैदा होने वाली विद्युत शक्ति की क्षति को लो क्षति कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, भंवर धारा या फौकॉल्ट धारा क्षति। देखिए दोस्तों लो क्षति क्या होती है, कॉपर जो मतलब ये आयरन जो लॉस होती है हमारी, वह ट्रांसफार्मर की क्रोध के द्वारा पैदा होने वाली विद्युत शक्ति के लिए क्षति लो क्षति कहलाती है। इसे भी बिल्कुल ध्यान में आप रखेंगे। दोस्तों ये जो होती है लो क्षति, ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला कौन सी होती है हमारा, तो भंवर धारा या फौकॉल्ट धारा क्षति। ट्रांसफार्मर की कोर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण प्रवाहित होने वाली धारा अनावश्यक रूप से विद्युत की क्षति करती है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, भंवर धारा हानि कहते हैं। इन धाराओं की खोज फौकॉल्ट द्वारा की गई थी, इसलिए इस धारा को फौकॉल्ट धारा भी कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि भंवर धारा की खोज किसने की थी, तो आपको बताना होगा दोस्तों, जो फौकॉल्ट वैज्ञानिक थे उनके द्वारा जो है भंवर धारा की खोज की गई थी, और उन्हीं के नाम पर दोस्तों इसे फौकॉल्ट नाम धारा भी कहते हैं। दोस्तों इसका जो है ना, ये जो होती है इसका सूत्र होता है, इसे आप याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भंवर धारा की सूत्र क्या होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यही क्या होती है, भंवर धारा की सूत्र होती है, आप इसे याद कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला समय है कि हिस्टेरिसिस क्षति। दोस्तों आप जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसमें आपको सभी बहुत सारे क्वेश्चन में आपको हिस्टेरिसिस हानि देखने को मिलती होगी। तो ये अब ये दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच लीजिए, आपके सभी प्रैक्टिस सेट में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो ये अब आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि लोह एवं चुंबक पदार्थों के बार बार चुंबकित एवं विचुंबकित होने के कारण जो विद्युत क्षति होती है उसे हिस्टेरिसिस क्षति कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हिस्टेरिसिस क्षति किसे कहते हैं, तो दोस्तों आपको बताना होगा, लोहा एवं चुंबक पदार्थों के बार बार चुंबकित एवं विचुंबकित होने से जो क्षति होती है ना, विद्युत क्षति होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हिस्टेरिसिस क्षति के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये सभी जो ऐसे प्रश्न है ना जो आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं यहाँ से, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगला हमारा कौन सा, कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे,
जो ताम्र क्षति होती है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, कॉपर लॉस के नाम से जानते हैं। तो कॉपर लॉस क्या होता है आपको बता दें, वह क्षति जो बाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण विद्युत शक्ति की हानि होती है उसे ताम्र क्षति यानी कि कॉपर लॉस कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये एक ऐसा क्षति जो बाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण विद्युत शक्ति की हानि होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ताम्र क्षति के नाम से जानते हैं। जो इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है तीनों क्षति को आपने देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले जो है टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा दोस्तों है कि ट्रांसफार्मर की क्षतियों का मान ज्ञात करने की विधि। यानी दोस्तों ट्रांसफार्मर जितने भी लॉस होती है उसके हम मान को कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। खुला परिपथ परीक्षण यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट। दूसरा कौन सा हमारा, लघु पथित परीक्षण यानी कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट। दोस्तों पहला कौन सा हमारा है कि खुला परिपथ परीक्षण, यानी कि इस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर की भार रहित अवस्था में लो क्षति ज्ञात की जाती है। इस परीक्षण को लो वोल्टेज साइड किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो खुला ओपन सर्किट टेस्ट होती है इसमें क्या होती है, तो ट्रांसफार्मर की भार रहित अवस्था में लो क्षति ज्ञात की जाती है। इस परीक्षण को लो वोल्टेज साइड किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा दोस्तों कि लघु पथित परीक्षण। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर की पूर्ण भार अवस्था में, ठीक है, निम्न वोल्टता वाइंडिंग की शॉर्ट सर्किट करके ताम्र क्षति ज्ञात की जाती है। इस परीक्षण को वो उच्च वोल्टेज साइड किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि किसमें हम लोग लो वोल्टेज साइड करेंगे, तो खुला परिपथ में क्या करेंगे, लो वोल्टेज साइड करेंगे, और उच्च वोल्टेज किसमें करेंगे, तो लघु पथित परीक्षण में क्या करेंगे, उच्च वोल्टेज साइड करेंगे। तो यहाँ पे आप दोनों चीज़ों को आप देख पा रहे होंगे, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला है दोस्तों ट्रांसफार्मर की दक्षता। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। दोस्तों देखिए, ट्रांसफार्मर की आउटपुट जो होती है, आउटपुट शक्ति तथा इनपुट शक्ति के अनुपात को क्या बोलते हैं, उसकी दक्षता कहते हैं। ठीक है, दोस्तों जो दक्षता क्या होती है ट्रांसफार्मर की, वो होती है ट्रांसफार्मर की आउटपुट शक्ति तथा इनपुट शक्ति के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, जो ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आउटपुट शक्ति बटे इनपुट शक्ति गुना 100। ये क्या होती है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। और इस दक्षता से कई बार प्रश्न बनते हैं। हमने आपको कई प्रश्न जो है आपको कम्युनिटी टेस्ट में जो टैब होते हैं वहाँ पे हमने आपको दक्षता से संबंधित कई प्रश्न दे चुके हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफार्मर दक्षता क्या होती है, 95% से 97% तक होती है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है दोस्तों, तो आपको बताना होगा 95% से लेकर के 97% के बीच में होती है ट्रांसफार्मर की दक्षता। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा है कि पूर्ण दिन दक्षता। विद्युत वितरण प्रणाली में प्रयोग किए गए ट्रांसफार्मर की 24 घंटे कार्य करने की औसत दक्षता को उसकी पूर्ण दिन दक्षता कहते हैं। यानी कि विद्युत वितरण प्रणाली में प्रयोग किए गए ट्रांसफार्मर की 24 घंटे कार्य करने की औसत क्षमता क्या बोलते हैं, उसकी पूर्ण दिन दक्षता कहते हैं। दोस्तों पूर्ण दिन क्षमता को कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, तो दिए गए समय में, यानी कि आउटपुट किलोवाट बटे दिए गए समय में इनपुट किलोवाट को यदि आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, आपके पास जो है पूरे दिन की दक्षता निकल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे आज की वीडियो में। अब तो नेक्स्ट दोस्तों वीडियो आएगी हमारी, उसमें आपको हम बताएंगे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। दोस्तों ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण जो होते हैं कितने प्रकार से होते हैं, आउटपुट के आधार पर होते हैं, कोड के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो इन सभी जो टाइप्स जो कंप्यूटर होते हैं ना, उन सभी टाइप के कंप्यूटर को हम ट्रांसफार्मर को हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो मतलब क्लास आने वाला है। ठीक है, उसमें यहाँ पर कंप्यूटर भी हम पढ़ाते हैं तो दिमाग में कंप्यूटर भी आ जाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा लैंग्वेज में मतलब कि बोलते बोलते थोड़ा सा टंग स्लिप हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है तो मुंह से कभी कभी कुछ निकल जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग। लेकिन दोस्तों जो भी हमसे गलतियाँ होती है इस वीडियो में, कहीं हम कुछ गलत बोल देते हैं तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपने सर यहाँ पे कुछ गलत मिस्टेक किए हैं। ठीक है, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता है कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करते ही रहते हैं, डेली करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।